आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, यूजेस ऑफ डायमेंशन। यूजेस ऑफ डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन में सबसे फर्स्ट यूज देखो, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another, वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये एक यूज है। बट ये स्कूल एग्जाम के लिए आप इस मेथड को ध्यान में रखना, इस कन्वर्जन को सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिशन में इस मेथड का यूज नहीं करना क्योंकि टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और कंपटीशन के लिए ट्रिक मैं बताऊंगा कि कैसे एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें। ऑलरेडी पहले भी किया हुआ, बट एक बार और मैं अभी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है ना। तो ये जो मेथड हम लोग देख रहे हैं सिस्टमेटिकली, मैं 2-3 यूनिट कन्वर्ट करके बताऊंगा। बाकी आपको कंपटीशन पर्पस के लिए आपको जो ट्रिक्स बताऊंगा मैं यहाँ पे कन्वर्जन की, वो सीधे सीधे याद रखोगे। और स्कूल एग्जाम्स के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जो मेथड अभी हम लोग देख रहे हैं वो मेथड आपकी स्कूल एग्जाम के लिए है। और स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, जैसे अभी आपका क्वार्टरली होगा, है ना, या हाफ ईयरली होगा, या एनुअल एग्जाम होगा, तो आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। ऐसा लिख के नहीं आता है कि यूजेस ऑफ डायमेंशन क्या है, बोल देगा क्वेश्चन कि इसको आप इस सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करो यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है बेटा, अभी यहाँ पे इसको समझने के लिए पहले तो हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, 1 मीटर, बराबर है। और अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 किलोमीटर हो जाएगा। आया ना, बराबर है कि नहीं? है ना। तो ये सपोज किसी रॉड की लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ एनी रॉड। ये मान लो एक रॉड हमने लिया और इस रॉड की लेंथ सपोज कितनी है, यहाँ पे इट इज L इक्वल्स टू 1 मीटर, इसकी लेंथ है। लेंथ ऑफ रॉड इज सपोज 1 मीटर। 1 मीटर मतलब आप इसको 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 1 मीटर भी लिख सकते हो। तो आप किसी भी सिस्टम में मेजरमेंट करो, किसी भी सिस्टम में लेंथ ऑफ रॉड फिक्स है। अगर सेंटीमीटर में बोल रहे हो तो वो 100 यूनिट है, मीटर में बोल रहे हो तो वो 1 यूनिट है, और किलोमीटर में बोल रहे हो तो इट इज 0.01 किलोमीटर। तो आप किसी भी सिस्टम से मेजर करो, लेंथ ऑफ रॉड तो फिक्स है भाई। जैसे अगर मैं ये बोलूं इस मार्कर की लेंथ कितनी है ना, मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो आप किसी भी सिस्टम में मेजर करो, किसी भी यूनिट में मेजर करो, लेंथ थोड़ी बदल जाएगी कि ये अगर हम मीटर में कर रहे थे पेन बड़ा हो गया, है ना, मिलीमीटर में कर रहे तो छोटा हो गया, ऐसा कुछ है क्या? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? आप सिस्टम में मेजर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट हियर। तो लेंथ ऑफ रॉड ये कैसी क्वांटिटी हो गई यहाँ पे, तो देयरफॉर दिस टर्म इज कांस्टेंट, दिस लेंथ ऑफ रॉड इज कांस्टेंट हियर, है ना। और अगर मैं इनको देखूं यहाँ पे, मीटर एक अलग सिस्टम है, किलोमीटर एक अलग सिस्टम है, सेंटीमीटर एक अलग सिस्टम है ना। So that is why L is equals to 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 0.01 किलोमीटर। ये वाला जो पार्ट है ये न्यूमेरिक पार्ट है, ये न्यूमेरिक पार्ट कहलाता है। और ये सेंटीमीटर क्या है, यूनिट।
तो किसी भी मेजरमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका न्यूमेरिक पार्ट और एक कौन सा पार्ट होता है उसका यूनिट वाला पार्ट होता है। किसी भी मेजरमेंट में एनी मेजरमेंट हैव टू पार्ट, एनी मेजरमेंट हैव टू पार्ट। जैसे लेंथ ऑफ रॉड इज 100 सेंटीमीटर, तो ये जो पहला पार्ट है ये कौन सा पार्ट कहलाता है, इसका न्यूमेरिक पार्ट, और ये दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, यूनिट। न्यूमेरिक पार्ट को मैं सपोज n से डिनोट कर दूं या स्मॉल n से डिनोट कर दूं यहाँ पे, और यूनिट को u से डिनोट कर दूं, है ना। इसको n से डिनोट कर दिया मैंने न्यूमेरिक पार्ट को, और यूनिट को मैंने u से डिनोट कर दिया। तो बेटा हमारे पास में एक इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, दिस इज n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 इक्वल्स टू n3 u3 and that term is equals to constant। तो ये एक टर्म आ गया आपका जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो, ठीक है। तो ध्यान रखो, फॉर एनी मेजरमेंट n1 u1 equals to n2 u2 equals to n3 u3 and dash and so on, that is equals to constant। ये किसी भी मेजरमेंट के लिए ये टर्म आपका वैलिड रहेगा। n1 न्यूमेरिक पार्ट, फिर उसकी यूनिट, इक्वल्स टू न्यूमेरिक पार्ट फिर उस सिस्टम की यूनिट, फिर न्यूमेरिक पार्ट फिर उस सिस्टम की यूनिट, ये हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है। किसी भी मेजरमेंट में दो पार्ट हो गए, एक न्यूमेरिक पार्ट हो गया, एक यूनिट हो गया, इसका प्रोडक्ट मिलके लेंथ बनेगा या कोई मेजरमेंट बनेगा आपका। आप ऐसा भी लिख सकते हो, n into u is constant for any measurement। किसी भी मेजरमेंट के लिए ये टर्म कांस्टेंट है, इसका मतलब न्यूमेरिक पार्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। जो न्यूमेरिक पार्ट होता है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या यूनिट न्यूमेरिक पार्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप पलट के भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये कांस्टेंट आपने लिखा है, या फिर u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूनिट बड़ी है तो उसका न्यूमेरिक पार्ट छोटा होगा, और अगर यूनिट छोटी है तो उसका न्यूमेरिक पार्ट बड़ा होगा। जैसे देखो, सेंटीमीटर कैसी यूनिट है, रॉड के लेंथ के मेजरमेंट में सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, उसका न्यूमेरिक पार्ट बड़ा है। मीटर उससे बड़ी यूनिट है, उसका न्यूमेरिक पार्ट छोटा है। किलोमीटर और बड़ी यूनिट है, उसका न्यूमेरिक पार्ट और छोटा है। बट तीनों मेजरमेंट एक ही चीज को बता रहे हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ रॉड। बात समझ गए कि नहीं, इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, n is inversely proportional to u और u is inversely proportional to 1 upon n। समझ गए या सॉरी, u is proportional to 1 upon n या u is inversely proportional to n। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट? और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें ना, तो ये ग्राफ अभी मैं ग्राफ प्लॉटिंग बाद में सिखाऊंगा, बस अभी इतना ध्यान रखना। इधर पे मैंने u ले लिया, इधर पे n ले लिया, तो इसका जो ग्राफ है इट इज लुकिंग लाइक दैट, इस तरह का आएगा। क्यों आएगा वो मैं सिखाऊंगा, अभी चिंता नहीं करना इसकी, है ना। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, कैसे बनता वो मैं बताऊंगा ग्राफ इसका। तो यहां तक कोई डाउट है क्या? हेलो, यहां तक कोई डाउट है? No, इस कॉन्सेप्ट पे कोई डाउट है? एक्सक्यूज मी सर, यूनिट में अब इस मेथड को यूज किया जाता है किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट के कन्वर्जन के लिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, तो आप शॉर्ट में फिर से बता सकते हैं एक बार? ठीक है, मैंने ये बताया बेटा यहाँ पे यूजेस ऑफ डायमेंशन। यूजेस ऑफ डायमेंशन में हम एक मेथड पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। ये मेथड है डायमेंशनल फार्मूला का, और ये स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन के लिए डायरेक्ट हम ट्रिक से करेंगे, वो ट्रिक भी बताऊंगा मैं। लेकिन स्कूल एग्जाम के लिए मेथड सीखना जरूरी है, क्योंकि अभी आपके जब स्कूल एग्जाम होंगे तो क्वेश्चन जरूर बनेगा, और कंपटीशन के लिए इससे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, अभी मान लो ये कोई रॉड है, इस रॉड की लेंथ 1 मीटर है,
1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर भी हो गया, 1 मीटर भी हो गया, या 0.001 किलोमीटर हो गया। आप किसी भी सिस्टम में मेजर करो, जैसे डस्टर की लेंथ हो गई या इस मार्कर पेन की लेंथ हो गई, ये तो फिक्स क्वांटिटी है ना, फिक्स क्वांटिटी। भाई इसकी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, आप मिलीमीटर में मेजर करो या आप सेंटीमीटर में करो, आप किलोमीटर में करो, किसी में भी करो, इतनी लेंथ रहेगी ना। सिस्टम ऑफ यूनिट बदलने से इसकी लेंथ तो नहीं बदलेगी। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब यही है कि भाई सेंटीमीटर में कर रहे हो कि मीटर में कर रहे हो कि किलोमीटर में कर रहे हो, इससे मेजरमेंट करने से इसकी लेंथ तो चेंज नहीं हो जाएगी, लेंथ तो स्थित रहेगी, फिक्स क्वांटिटी है ये, समझ गए? यस सर। है ना, फिक्स क्वांटिटी, लेंथ तो नहीं बदलेगी। क्लियर हो गया ना? ओके तो अभी देखो, जैसे लेंथ 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर या फिर इतना, और ये कांस्टेंट है भाई, लेंथ इज कांस्टेंट, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब किसी भी मेजरमेंट में दो पार्ट हो गए आपके। कौन कौन से दो पार्ट हो गए किसी भी मेजरमेंट के लिए? एक हो गया उसका न्यूमेरिक पार्ट, और एक कौन सा पार्ट हो गया बेटा? ये न्यूमेरिक पार्ट है और ये यूनिट है। किसी भी मेजरमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिक पार्ट और एक यूनिट। तो न्यूमेरिक पार्ट को मैंने n से डिनोट कर दिया और यूनिट को मैंने u से डिनोट कर दिया। इसलिए 100 सेंटीमीटर मतलब n1u1 इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल्स टू n2u2 इक्वल्स टू 0.001 किलोमीटर इक्वल्स टू n3u3, और ये कांस्टेंट टर्म। क्या मतलब निकला, क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पे? कंक्लूजन ये निकला कि n1u1 इक्वल्स टू n2u2 इक्वल्स टू n3u3 ये कांस्टेंट है। और कंक्लूजन ये निकल गया है कि न्यूमेरिक पार्ट और इसकी यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है, न्यूमेरिक पार्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u या u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। यूनिट जितनी छोटी न्यूमेरिक पार्ट उतना बड़ा, यूनिट जितनी बड़ी न्यूमेरिक पार्ट उतना छोटा। ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ पे ये छोटी यूनिट है, इसका न्यूमेरिक पार्ट बड़ा है, ये उससे बड़ी यूनिट है, न्यूमेरिक पार्ट छोटा है, ये और बड़ी यूनिट है, इसका न्यूमेरिक पार्ट और छोटा है। समझ गए? हेलो, समझ गए? Yes, sir. हाँ हाँ बोलो। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में कांस्टेंट का साइन कैपिटल G लिखते हैं, हाँ तो वैसे यहाँ पे कांस्टेंट को किससे डिनोट करेंगे? नहीं, ये कोई कांस्टेंट ऐसा नहीं है पर्टिकुलर, अभी ये लेंथ कांस्टेंट है यहाँ पे, ये L। अब अलग अलग चीज, अगर मान लो आप इसका जैसे वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट इसका वॉल्यूम रहेगा भी। तो यहाँ पे ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बात समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। जैसे रेजिस्टेंस आप ओम्स लॉ लिखते हो तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, वहां R लिखते हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर आप लेंथ लिख रहे हैं तो लेंथ कांस्टेंट, ये L कांस्टेंट है। अगर आप वॉल्यूम लिख रहे हैं तो V कांस्टेंट है। अगर आप एरिया ले रहे हो इस फेस का तो एरिया कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। सर हाँ बोलो। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में वो 1/u छोटा रहेगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन छोटा कौन बड़ा है। यहाँ पे मैंने ये लिखा कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u लिखो या u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n लिखो, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो। मैंने ये बोला कि अगर u छोटा है, देख इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इसका जवाब देना, फिर आगे बढ़ेंगे। सर अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है एक तो बड़ा दूसरी होगा तो दूसरा छोटा रहेगा। दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, एक Reciprocal. क्वांटिटी बढ़ रही तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही कम है। हो रही है। हाँ समझ गए? जैसे अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी लाइफ क्या हो रही है? छोटी हो रही है। डिक्रीज हो रही है। छोटी डिक्रीज हो रही है। तो आपकी एज और लाइफ कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जैसे आप 1 साल के तो आपकी लाइफ ज्यादा बढ़ी, 100 साल मान ले। जब आपकी उम्र 1 साल है आपकी लाइफ अभी 100 साल है। जब आपकी एज 2 साल हो गई आपकी लाइफ डिक्रीज हो गई, कितनी बची? 99 ईयर हो गई। 99। हाँ, 10 साल आपकी एज हो गई, आपकी लाइफ अब 90 हो गई। तो आपकी जैसे एज और लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ गए। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यस, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। बताओ जरा कोई एग्जांपल डेली उससे बताओ। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट समझ गए आप। कैलेंडर।
क्या सीधा सीधा बताना। चलो अभी अभी तुम लोगों की हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। थोड़ी थोड़ी। अगर मान लो हम 17 से 18 साल तक की एज को ले लें तो एज और योर हाइट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बराबर है? यस सर। मतलब हाँ, सर। नॉर्मली यही होता है ना, हो सकता है हर दिन नहीं बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी, है ना, धीरे धीरे बढ़ेगी, आपको हर दिन की ग्रोथ नहीं दिखेगी लेकिन बढ़ रही है। समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? इवन आपके नाखून हो गए, आपके बाल हो गए, नाखून हो गए, ये कैसे हैं? टाइम के साथ में इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले हैं। डायरेक्टली मतलब आपके बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली किस तरह से बढ़ रहे हैं ये हमें नहीं पता, बट बढ़ रहे हैं। बात समझ गए ना? एक को बढ़ाने से दूसरे बढ़ रहे हैं, किस तरह से बढ़ रहे हैं? सर हाँ बोलो। सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसा जरूरी है क्या कि एक क्वांटिटी, मतलब जो पहला है वो दूसरे के साथ साथ ही बढ़े, मतलब टाइम का अगर आगे पीछे हुआ तो? देख अभी ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि जैसे अगर तुम्हारी हाइट की हम बात करें तो टाइम को आप रोक सकते हो कि डिक्रीज कर सकते हो? सर वो तो चलता ही रहेगा। वो तो चलता ही रहेगा, वो तो रुकने वाली बात नहीं है। और अगर आप एबनॉर्मल नहीं हो, नॉर्मल हो, आप आपकी बॉडी नॉर्मल बिहेव कर रही, नॉर्मल फंक्शनिंग है, तो हाइट रुक जाएगी कि वो भी बढ़ती रहेगी? सर वो एक सर्टिफिकेट स्टेज पर आकर रुक जाएगी। हाँ मैंने इसलिए बोला ना 17-18 साल तक के लिए, मैं उसके आगे की बात नहीं कर रहा था यहाँ पे, इसलिए मैंने 17-18 साल का एक स्पॉन ले लिया था कि वहां तक आपकी हाइट क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। हाँ उसके बाद फिर अलग तरह का बिहेवियर हो गया कि भाई आपकी एज बढ़ रही है लेकिन हाइट अब कांस्टेंट हो गई। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। हाँ क्लियर हो गया कि नहीं? अभी हो गया सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिल्कुल समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो यहाँ पर न्यूमेरिक पार्ट और यूनिट कैसी होती किसी भी मेजरमेंट का, जैसे लेंथ है, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया लेंथ आपका, तो 100 इसका न्यूमेरिक पार्ट और सेंटीमीटर इसकी यूनिट है, या 1 इसका न्यूमेरिक पार्ट और मीटर इसकी यूनिट है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये थोड़ी बदलेगा लेंथ, आप किसी में भी मेजरमेंट करो। तो यूनिट और न्यूमेरिक पार्ट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब किसी भी मेजरमेंट में अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिक पार्ट छोटा होगा, और अगर यूनिट छोटी होगी तो उसका न्यूमेरिक पार्ट क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का। अभी क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। पेज नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, और जो मेथड हम लोग देख रहे हैं इट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब इस मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो सिंस n1 u1 equals to n2 u2 for any measurement, किसी भी मेजरमेंट में n1 u1 equals to n2 u2 होता है। ठीक है, अब आप किसी भी सिस्टम में मेजरमेंट करो, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बदलता है कि वही रहता है डायमेंशनल फार्मूला? अरे भाई अगर ये लेंथ, हाँ आप सेंटीमीटर में लो या फिर आप मिलीमीटर में लो, किलोमीटर में लो, लेंथ तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला बदल जाएगा क्या? नो सर। नहीं, है ना? तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे लिख रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट change on change of system of unit। सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करने से डायमेंशनल फार्मूला नहीं बदलता है। ठीक है, ये भी फिक्स हो गया।
न्यूमेरिक पार्ट बदलता है, ओनली न्यूमेरिक पार्ट विल बी चेंज, डायमेंशनल फार्मूला डज नॉट चेंज, ओनली न्यूमेरिक पार्ट चेंज, ओनली न्यूमेरिक पार्ट चेंज, न्यूमेरिक पार्ट चेंज होगा, न्यूमेरिक पार्ट मतलब n वाला जो पार्ट है। So this implies that n1 u1 is equals to n2 u2। अगर मुझे n2 न्यूमेरिक पार्ट चाहिए तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो n1 into u1 upon u2। U2 तो अब डायमेंशनल फार्मूला लिख दो भाई कि भाई ये वाले सिस्टम में ये n1 रहेगा m की पावर x, l की पावर y, t की पावर z, और ये कौन से सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में, डिवाइडेड बाय m की पावर x, l की पावर y, t की पावर z, ये कौन से सिस्टम में, सेकंड सिस्टम में। तो ये हो जाएगा n1, m को अलग लिख दो, पूरे की पावर x है ना, m1 m2 इनटू फिर l को लिख दो l1 अपॉन l2 पूरे की पावर y, फिर t1 अपॉन t2 पूरे की पावर z, और इसको सॉल्व कर दो तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका n2 निकल जाएगा, सेकंड सिस्टम का न्यूमेरिक पार्ट निकल जाएगा। तो ये मेथड है, ये मेथड हो गई है ना कि भाई कैसे कन्वर्ट करना है, दिस इज द मेथड ओनली। अब हम एक एग्जांपल लेके करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी आपको समझने की। सर हाँ बोलो। सर प्लीज एक बार रिपीट कीजिए ना, नहीं समझा। ओके, ये सिर्फ मेथड लिखा मैंने। अच्छा ये लेफ्ट वाला समझ गए कि नहीं? सर वो समझ गया, वो डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी वहां से नहीं समझा। अच्छा ठीक है, देख U1 एक अलग सिस्टम में यूनिट है, U2 एक अलग सिस्टम में यूनिट है। अब किसी भी सिस्टम में आप मेजर करो, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला वही रहता है, ठीक है, समझ गए ना? ओके सर। हाँ हाँ। सर। ओके, किसी भी सिस्टम में आप मेजर करो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट द डायमेंशनल फार्मूला, लेट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज m to the power x, l to the power y, t to the power z। ये किस उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जिसका कन्वर्जन करना है। तो u1 अपॉन u2 को आप डायमेंशनल फार्मूला से लिख दो और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में ऐसा 1 लिख दो और 2 लिख दो। 1 और 2 लिखना मतलब सिर्फ ये लिए कि 1 मतलब वन सिस्टम ऑफ यूनिट और 2 का मतलब सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। यस सर। अब m को एक साथ लिख दो क्योंकि अलग अलग लिखे थे, तो m एक साथ लिख दिए, l एक साथ लिख दिए, t एक साथ लिख दिए, पावर तो सेम ही रहेगी। यस सर। अभी समझ गए? हाँ सर। ओके, अब एक एग्जांपल ले रही है, तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कि भाई कैसे कन्वर्ट करना। अब एक एग्जांपल से लेके समझते हैं हम लोग, तो और बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट की। स्क्रीनशॉट लो इस पेज पर, ले लिए, ले लिए ना? हेलो, ले लिए कि नहीं? ले लिया सर। यस सर। अब क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन से समझते हैं। अभी ये तो हो गया, यहाँ पे थ्योरेटिकली हो गया, ये क्वेश्चन लेके करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाएगी 100%। पेज नंबर 3, क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं यहाँ पे, कन्वर्ट 1 न्यूटन into dyne using the method of dimension, using the method of dimension। समझ गए कि नहीं? और इसका कन्वर्जन मैंने सिखाया था तुम लोगों को, याद है ना? इसका कन्वर्जन मैंने सिखाया था, डायरेक्ट से कर दिया था। हाँ, लेकिन यहाँ पे अब डायमेंशन मेथड का यूज करके इसको कन्वर्ट करना है, समझ गए? यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन आपको कन्वर्ट करना है। अब कैसे करोगे? तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह से आएगा। सबसे पहले तो न्यूटन या डाइन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? फोर्स। यस, न्यूटन एंड डाइन आर SI and CGS unit respectively of force। फोर्स की SI and CGS यूनिट।
मतलब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी आ गई वो कौन सी आ गई, फोर्स। सो देयरफॉर फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स, जिसको एक सिस्टम, जिसकी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 L1 T-2, बराबर है कि नहीं? हेलो, यस सर। ये यहां तक आपको पता रहना चाहिए भाई, इसके बाद ही आप कन्वर्जन कर पाओगे। तो फिर अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 डाइन, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो आपको क्या चाहिए, N2 नहीं पता, तो N2 इज इक्वल टू 1 और ऊपर आ जाएगा न्यूटन और डिनोमिनेटर में आ जाएगा डाइन ऐसा। अब न्यूटन को चेंज कर दो आप, है ना, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशनल फार्मूला से रिप्लेसमेंट ले लो। तो यहाँ पे m1 L1 T-2 ये है ऊपर SI सिस्टम, और नीचे m1 L1 T-2 ये कौन सा नीचे सिस्टम है, CGS सिस्टम। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। समझ गए? अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया, देखो अभी दिस इंप्लाइज दैट N2 इज इक्वल टू, और इसको बिल्कुल एक स्कूल एग्जाम के लिए इसी तरह से फॉलो करना है ना, स्कूल एग्जाम में ऐसे ही लिखना तभी मार्क मिलेंगे भाई, एक मार्क नहीं मिलेंगे। और कन्वर्ट करने का तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा आप लोगों को, अभी एक बार और बता दूंगा। तो अब अलग अलग लिख दो, यहाँ पे 1 है न्यूमेरिक पार्ट इसमें, और यहाँ पे क्या आ गया, अब इसको एक साथ लिख दो। मास, SI सिस्टम में मास किस में मेजर करते हैं हम, केजी में, और इसमें किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, पूरे की पावर 1 आ जाएगी। लेंथ यहाँ पे मीटर में मेजर करते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, पावर 1। और यहाँ पर टाइम, ये भी सेकंड में मेजर करते हैं और इसको भी सेकंड में मेजर करते हैं, और पूरे की पावर कितनी है, -2। समझ गए कि नहीं? ऐसा लिख दो। हेलो, यस सर। हाँ, अब इसके बाद में क्या आएगा, ध्यान देना, इसको ना ऐसे लिख देते, मैं या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो मास अगर केजी में है तो इट इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर 1। यहाँ पे लिखोगे 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर -2। अभी देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना बच रहा है, यहाँ पे 100 की पावर 1, सॉरी ये 1000 की पावर 1 है, फिर ये 100 की पावर 1 है, और 1 की पावर -2, मतलब 10 टू द पावर 5 आ गया। आया कि नहीं आया? हेलो, अरे 3 जीरो ये हो गए, 2 जीरो ये हो गए, 10 टू द पावर 5 नहीं समझा बेटा कैसे आ गया? हेलो, अरे बोलो तो कुछ। समझा सर। हाँ, 10 टू द पावर 5, तो ये N2 है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं रहेगी क्योंकि दोनों कट गई हैं। यहाँ पे N2 की वैल्यू निकली, मतलब न्यूमेरिक पार्ट निकला है, न्यूमेरिक पार्ट में यूनिट थोड़ी आएगी। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि आपने N2 यहाँ पे निकाल लिया, तो यहाँ पे जो आंसर बचेगा, अब ये कितना आ गया, 10 टू द पावर 5 टाइम आ गया। समझ गए सर? हाँ बोलो। सर ऊपर की 2 लाइन नहीं समझे। क्या बेटा? ऊपर की 2 लाइन नहीं समझी सर। ये हाँ सर। और ये, हाँ वो भी नहीं समझे। अरे ये तो मैंने सीधे सीधे लिखा कि 1 न्यूटन, देख न्यूटन का न्यूमेरिक पार्ट कितना 1 है, और डाइन का न्यूमेरिक पार्ट नहीं पता, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, N2 डाइन लिख दिया। क्यों ठीक सर? है, हमने इमेजिन कर लिए, लेट हमने मान लिए यहाँ पे, लेट न्यूमेरिक पार्ट ऑफ डाइन इज N2। ठीक है, हाँ सर। अभी समझ गया? हाँ सर। तो अब N2 इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय डाइन लिख दोगे ना? हाँ सर। अभी समझ गया पूरा? हाँ सर समझ गए। ओके, क्लियर हो गया पूरा कैसे कन्वर्जन किए? यस सर। स्कूल एग्जाम में बिल्कुल इसी अप्रोच से लिखना है आपको, कंपटीशन के लिए ऐसे नहीं लिखना, बहुत टाइम लगता है। कंपटीशन के लिए आप फटाफट सीखो, फटाफट करो, ठीक है?
कंपटीशन के लिए इस तरह की अप्रोच नहीं लगाना, समझ गए ना। सर फिर कल आपने जो क्वेश्चन दिया था उसमें फिर ये आंसर क्यों हुआ? क्या क्या? सर कल पेपर में क्वेश्चन आया था कि मतलब जो इनकरेक्ट पेयर है, जो मिसमैच पेयर है, उनको मतलब चूज करना था। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये आंसर था। फिर सर ये आंसर क्यों था? ये तो करेक्ट वहाँ है। सर -5 डाइन था। -5 रहा होगा इसलिए गलत है। ये उल्टा कर देना तब बराबर बनेगा ना। यहाँ पे उल्टा अगर करोगे, ऐसा करना पड़ेगा। अगर मैं 1 डाइन लिख दूं तो 1 डाइन आएगा 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ठीक है। हाँ सर। हाँ, उल्टा करना पड़ेगा तब सही रहेगा। अगर यहाँ -5 डाइन है तो गलत है। अभी क्लियर हो गया बेटा? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये समझ गया कन्वर्जन? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? Yes, स्क्रीनशॉट ले लिए? नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, है ना। पेज नंबर 4। अब इसको कन्वर्ट करना। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अब यहाँ पे। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। समझ गए क्वेश्चन? कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। अब कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? अभी ये बताओ, जूल और अर्ज किसकी यूनिट है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की? वर्क एंड एनर्जी। Since joule and अर्ज आर यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी को मेजर करने की यूनिट है ना। जूल और अर्ज इज द यूनिट टू मेजर एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा? एनर्जी ऑब्लिक वर्क के लिए डायमेंशनल फार्मूला m1l2 t-2। यही होता है कि नहीं? हेलो। यस सर। तो अब क्या लिख दोगे यहाँ पे? n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, बराबर है। यहाँ पे 1 जूल इज इक्वल टू n2 अर्ज। तो हमको n2 नहीं पता, तो इट इज 1 जूल डिवाइडेड बाय अर्ज। ये बन जाएगा 1 m1 l2 t-2। ये कौन से सिस्टम में? इधर पे SI सिस्टम पे। फिर m1 l2 t-2 ये कौन से सिस्टम में? इधर पे CGS सिस्टम पे। समझ गए? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। कौन सा सिस्टम है ये? SI सिस्टम में। तो बस अब हमारा काम हो गया। मास तो किसमें मेजर करोगे? केजी में, इधर ग्राम में, पूरे की पावर 1। लेंथ को मीटर में, लेंथ को सेंटीमीटर में, पूरे की पावर 2। फिर टी को सेकंड में, टी को सेकंड में, पूरे की पावर -2। सॉल्व कर दो अगली स्टेप। इसको लिख दोगे 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, 100 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर -2। सॉल्व कर देना, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कर गया। तो कितना बच रहा है ये? इट इज 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1, 10 टू द पावर 7 आ गया आंसर। ठीक है,
So therefore 1 joule 10 to the power 7 earth or 1 earth is equal to 10 to the power -7 joule. समझ गए? तो स्कूल एग्जाम में आपको इस तरह से मेथड लिखनी है ना? तो मार्क मिलेंगे, नहीं तो मार्क कट जाएंगे आपके। अब कंपटीशन के हिसाब से बता देता हूँ मैं इसको, और फिर कुछ और यूनिट हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे। ये समझ गए इतना कि डाउट है कुछ? हेलो समझ भाई, समझ गए ना? समझा सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? हेलो यस सर। यस सर। इतनी लंबी चौड़ी पंचायत करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कर सकते हो, बट इट इज नॉट फॉर स्कूल एग्जाम। आप सीधे सीधे क्या करो, आपको दिमाग में रहना चाहिए, जैसे क्वेश्चन दिया मैंने 1 न्यूटन कितने टाइम के इक्वल है। अगला क्वेश्चन है 1 जूल कितने अर्थ के इक्वल है। तो यहाँ पर भी आपको डायमेंशनल फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, और ये किसकी यूनिट है ये भी आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे न्यूटन एंड डाइन ये किसकी यूनिट है? इज यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला m1 l1 t-2 बराबर है। ऐसे ये किसकी यूनिट है? जूल एंड अर्थ इज द यूनिट ऑफ एनर्जी ऑब्लिक वर्क, और डायमेंशनल फार्मूला क्या बेटा? m1 l2 t-2। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो यस सर। यस सर। ये हमारे ब्रेन पे ही रहना चाहिए, दिमाग पे रहना चाहिए। इसलिए जब आप 1 न्यूटन को लिखोगे तो 1 न्यूटन मतलब बन जाएगा आपका 1 मास की जगह पे रहेगा केजी, लेंथ की जगह पे मीटर, टी की जगह पे सेकंड स्क्वायर, बराबर है। हेलो अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, मास की जगह पे केजी, लेंथ की जगह पे मीटर, टी की जगह पे सेकंड, और बस अब यहीं से कन्वर्जन चालू कर दो। केजी मतलब 100,000 ग्राम, ये हो गया 100 सेंटीमीटर, और ये सेकंड स्क्वायर एस तक रहेगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो गया 10 टू द पावर, डायरेक्ट लिख दूं मैं 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 टू द पावर 5 टाइम। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। सीधा कर दो, मतलब ये ट्रिक हो गई। अभी इसको आप छोटा कर सकते हो, मैंने तो थोड़ा ज्यादा 3-4 स्टेप के कैलकुलेशन हो गए, आप डायरेक्ट कर सकते हो, जितना डायरेक्ट कर सकते हो उतना अच्छा कॉम्पिटिशन के लिए। ये तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़े ज्यादा स्टेप लिख दिया है, बट आप डायरेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे इस पे अगर हम आएंगे एनर्जी के लिए, तो 1 जूल को लिखोगे कैसे? 1 जूल मतलब 1 मास की जगह पे केजी, एल की जगह पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गए ना? मास की जगह केजी, लेंथ की जगह मीटर, टी की जगह पे सेकंड, समझ गया बेटा? यस सर। तो अब कन्वर्जन कैसे हो गया? केजी को लिख देना 1000 ग्राम, 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इट इज 1000 इंटू 100 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर 10 टू द पावर 7, यूनिट बन जाएगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर 10 टू द पावर 7। इस तरह से कर लोगे आप सब। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो डायमेंशनल फार्मूला तो पता रहने चाहिए, अगर सीधा सीधा दिया है, यूनिट से सीधा सीधा दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर पाओगे, है ना? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लो यहाँ पे आप में से किसी ने अपना सिस्टम बना दिया, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है? मिटा दूं? यस। यस सर।
पेज नंबर 6। पेज नंबर 6। क्वेश्चन इस तरह का लेगा, थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ट्विस्ट ये लाया मैंने, मान लो हम आर्य के हिसाब से सिस्टम बना देते हैं। लेट इन आर्य सिस्टम, लेट इन आर्य सिस्टम ऑफ यूनिट। आर्य ने भी अपना सिस्टम बना लिया यूनिट, जैसे SI है, CG ऐसे वैसे आर्य सिस्टम, AS सिस्टम। समझ गए? ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, इसने भी अपना एक सिस्टम बना लिया। तो और इसके सिस्टम में ये दिया हुआ है कि लेंथ का जो मेजरमेंट है, लेंथ का मेजरमेंट इन आर्य सिस्टम में दिया हुआ, कन्वर्जन दिया हुआ है। लेंथ को ये कुछ नाम दे सकती, मतलब है ना, लेंथ का नाम कुछ दे ले, जैसे अपन मीटर बोलते तो ऐसे ही इसने भी अपने सिस्टम में मीटर की जगह पे AM मान लिया है ना। तो 1 AM मतलब लेंथ, इसके सिस्टम में 1 AM है, एंड दिस 1 AM इज इक्वल्स टू 100 मीटर। और इसके सिस्टम में जो मास है, इसको हम मान ले रहे हैं यहाँ पे AL, सॉरी AM नहीं, AL लेना इसको, है ना। और इस AM, और इसके सिस्टम में AM मतलब मास, दैट इज इक्वल्स टू 20 kg। और इसके सिस्टम में टाइम को इसने मेजर किया 80 से। ये है लेंथ के लिए AL ना। तो 180, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो इसने अपना सिस्टम बनाया और इसके सिस्टम में लेंथ को ये AL बोल रही है, मास को AM बोल रही है, और टाइम को ये 80 बोल रही है। टाइम मतलब टाइम रहेगा, जैसे हम सेकंड बोल रहे हैं उसके सिस्टम में 80 होता है कुछ, जस्ट लाइक अवर 1 मिनट, हम मिनट बोल रहे हैं वो 80 बोलते हैं इसको। और 20 kg 1 AM है, और 100 मीटर इसके सिस्टम में 1 AL है। बात समझ गए कि नहीं? हेलो? Yes, sir. ठीक है, चलो मान लो आर्य का अपना इंडियन सिस्टम है, और इंडियन सिस्टम में लेंथ को पता है किस में मेजर करते हैं, पता है कि नहीं? हेलो? हाँ, लेंथ को इंडियन सिस्टम में कोस होता है, फलांग होता है, 1 फलांग दूर है, 2 फलांग दूर है, 1 कोस दूर है, 2 कोस दूर है। सुना है कि नहीं सुना? हाँ हाँ, ऐसे मास सुना है कि नहीं? अलग अलग अपने इंडियन सिस्टम में शेर, पाव, सुना है कि नहीं सुना? Yes, sir. Yes, sir. तोला, मासा, सुना है ना? फिर अपने टाइम के लिए क्या बोलते हैं अपन? 1 पहर, 2 पहर, बोलते कि नहीं बोलते? दोपहर हो गई, है ना, पल, क्षण, अपने इंडियन सिस्टम में ये, लेकिन इनकी वैल्यू हमें नहीं पता कितनी होती है एग्जैक्टली। ठीक है, तो लेंथ को चलो यहाँ पे इसने मान लिया है 1 कोस, और मास को इसने ले लिया है 1 शेर, और टाइम को इसने ले लिया है 1 क्षण। ठीक है, इस तरह से लिया हुआ इसने अपने इंडियन सिस्टम में, मान लो ऐसा कुछ नाम हमने दे दिया रैंडमली। तो आर्य के सिस्टम में, तो यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन ही आएगा, देन फाइंड 1 जूल इन आर्य सिस्टम ऑफ यूनिट। आर्य सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 जूल किसके बराबर होगा? तो आर्य का जो सिस्टम, उसमें जूल की जगह पे उसने एक नया वर्ड यूज कर दिया, शक्ति या ऊर्जा। इसने एक टर्म यूज कर लिया, ऊर्जा। इसने बोल दिया कि हमारे सिस्टम में हम एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? ऊर्जा में मेजर करते हैं। इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा। जैसे 1 जूल बोल रहे थे, कितनी ऊर्जा के बराबर होगा आर्य के सिस्टम में? बात समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन, हेलो, क्वेश्चन समझ गए? एक बार रिपीट करो। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 जूल ये कौन से सिस्टम में यूनिट है? ये
1 जूल SI system. SI सिस्टम में। हमें 1 जूल को किसके सिस्टम में कन्वर्ट करना है? Arya आर्या system. सिस्टम। आर्या सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. तो इसको लिखोगे कैसे? देखो बहुत आसान है इसको लिखने का तरीका। 1 जूल, 1 जूल को बेटा पूरा ऐसा लिखो, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। तो 1 ऐसा लिख दो पूरा, kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा लिख दो, चलेगा? इक्वल्स टू 1। अब kg को कन्वर्ट करना, ध्यान देना, यहाँ पे आर्य सिस्टम पे अगर हमको जाना है तो 20 kg किसके बराबर? 1 am के बराबर है। मतलब 1 kg किसके इक्वल हो गया? 1/20 am हो गया, आया ना? ऐसे टाइम 1 सेकेंड किसके इक्वल हो गया? 1/60 AT बन गया। ऐसे यहाँ पे ये 1 मीटर किसके बराबर हो गया? 1/100 AL हो गया, आया ना? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। तो बस अब यहाँ पे कन्वर्जन कर देना। kg की जगह पे क्या लिखोगे? 1/20 am। फिर मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे? 1/100 AL. का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड को क्या लिखोगे? 1/60 AT. 80 है ना, का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर देना। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो सिंप्लीफाई होने पे ये आ जाएगा ऐसा, 1/20 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 1/100 इंटू 1/100 एंड इट इज इन am इंटू AL स्क्वायर पर AT स्क्वायर। बात तो वही आई ना, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो am इंटू AL स्क्वायर डिवाइडेड बाय AT स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 2 जीरो तो ये कट गए, और अब ये ओवरऑल जो आंसर बचेगा यहाँ पर का ध्यान देना, इट इज 36 अपॉन, या ये 2 10 जा 20, 2 3 जा 6 एंड 3 6 जा कितना हो गया? 18। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बेटा यहाँ पे? इट इज 18/100 बराबर है 1000, सॉरी। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, अरे क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। सर 18/1000 मतलब जो फाइनल आंसर आ रहा आपका 1 जूल किसके इक्वल आ गया? 0.0018 0.018। और इसके सिस्टम में हमने आर्य के सिस्टम में इसको क्या माना था? ऊर्जा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऊर्जा, ऐसा। ठीक है ना? समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये आर्य का सिस्टम बड़ा है कि एसआई सिस्टम बड़ा हुआ है यहाँ पे? ऐसा है। एसआई कैसे बड़ा हुआ? अरे ऊर्जा बड़ा हुआ ना, छोटा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? देखो न्यूमेरिक पार्ट छोटा, कौन सी वैल्यू छोटी है यहाँ पे? 1 बड़ी छोटी है कि 0.018 छोटी है? 0.018। हाँ, तो कौन सा सिस्टम बड़ा हुआ है यहाँ पे? SI जूल. जूल नहीं ना बेटा, न्यूमेरिक पार्ट बड़ा, यूनिट छोटी। न्यूमेरिक पार्ट छोटा, वो यूनिट उतनी बड़ी। तो आर्या के सिस्टम में जो एनर्जी को मेजर करने की यूनिट है वो बड़ी यूनिट हो गई यहाँ पे। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम।